नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण अनेक राहतों के साथ आज से आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 से लड़ाई में सावधानी बरतें, लापरवाही न करें। रेल विभाग देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। समुद्र सेतु अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर कोलंबो से आज शाम रवाना होगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों से 14 से अधिक उड़ानों से 2000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। और मौसम विभाग ने तटीय महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात की चेतावनी जारी की। समाचार प्रभात की संख में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से आरंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू हो जाएंगी। केंद्र ने शनिवार को पूर्णबंदी शिथिल करने के दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें लॉकडाउन को अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया है। सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है। कई राज्यों ने भी इस दौरान दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू किया जा रहा है और इस स्थिति में लोगों को और अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि संकट के बीच देश ने जिस साहस के साथ कोविड-19 का सामना किया, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे का रास्ता बहुत लंबा है और हमें ऐसी महामारी से संघर्ष करना है जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। श्री मोदी ने जनता की सेवा भावना की सराहना की और इसे सबसे बड़ी शक्ति बताया। देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। वास्तव में इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है, बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, सेवा परमो धर्मः। सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही संतोष है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम नए समाधान खोजें और सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय है जैव विविधता। श्री मोदी ने आह्वान किया कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है।
उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे रोपें और प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाएं। हम बार बार सुनते हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्षा का पानी, बारिश का पानी, ये हमें बचाना है। गांव-गांव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं? परंपरागत बहुत सरल उपाय हैं। उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं। 5 दिन 7 दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धरती माँ के पास बुझाएगा, पानी फिर जमीन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा। और इसलिए इस वर्षा ऋतु में हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को संरक्षण करें। तमिलनाडु सरकार ने भी लॉकडाउन 30 जून तक जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने संक्रमण रहित क्षेत्रों में और अधिक ढील देने की घोषणा की है। इस दौरान राज्य में पूजा स्थल, होटल और आतिथ्य तथा मनोरंजन सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स और शिक्षा संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कहा है कि इस महीने मेट्रो और उपनगरीय रेल सेवाएं, दूसरे राज्यों को जाने वाली नियमित बस सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित रहेंगी। इस बीच तमिलनाडु में कल कोरोना के 1149 नए रोगियों का पता लगा। इनमें से 804 रोगी राजधानी चेन्नई के हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 173 लोगों की मौत हुई है। देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। ये श्रमिक विशेष और 30 विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन गाड़ियों से प्रतिदिन 1,45,000 से अधिक लोग यात्रा करेंगे। लगभग 26 लाख यात्रियों ने अग्रिम आरक्षण अवधि 1 जून से 30 जून तक के लिए अपने टिकट बुक कराए हैं। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित हैं तथा इनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। सामान्य डिब्बों में बैठने की आरक्षित सीटें होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बे नहीं होंगे। यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। रेलगाड़ी में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। कन्फर्म और RAC टिकट वाले यात्रियों को ही रेलगाड़ी में सफर करने की अनुमति होगी। वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। ट्रेन में यात्रियों को कंबल, चादर या तकिया नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। रेलगाड़ियों में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा रही है। रेलवे ने आरक्षण केंद्रों, जन सेवा केंद्रों और एजेंट के माध्यम से भी आरक्षण कराने की अनुमति दी है। 30 जून और उससे आगे की तत्काल टिकटों की बुकिंग 29 जून से कराई जा सकती है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2000 से अधिक भारतीय 14 विशेष उड़ानों से स्वदेश आएंगे। संयुक्त अरब अमारात से 8 उड़ानें संचालित होंगी। दुबई से कोच्चि, कन्नूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, गोवा और गया के लिए 6 उड़ानें रवाना होंगी। अबुधाबी से कोच्चि और कन्नूर के लिए 2 उड़ानें आएंगी। सऊदी अरब से 2 उड़ानें निर्धारित हैं। पहली उड़ान रियाद से लखनऊ और दूसरी दम्माम से दिल्ली होते हुए गया पहुंचेगी। कुवैत से 1 विमान तिरुवनंतपुरम के लिए और बहरीन से 1 विमान कोच्चि के लिए रवाना होगा। मस्कट से कोझिकोड और कन्नूर के लिए 2 विमान संचालित होंगे। कल खाड़ी देशों में फंसे लगभग 2,500 भारतीयों को विशेष विमानों से स्वदेश लाया गया। संकटग्रस्त मजदूरों, फंसे पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं, आपात चिकित्सा के लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। गुजरात में कोविड से मृतकों की संख्या 1038 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 31 लोगों की जान गई। अहमदाबाद में ही 20 रोगियों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 16,794 हो गई है। पिछले 24 घंटों में ही 438 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 5,837 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 5,776 मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि 61 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।
राज्य में अस्पतालों से ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आ रही है। कल 679 और मरीज ठीक होने के साथ ही राज्य में छुट्टी पाने वाले रोगियों की कुल संख्या 9,919 हो गई है। इस बीच राज्य में अनलॉक 1 के नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो रहे हैं। आज से राज्य परिवहन निगम की बसें 60% क्षमता से पूरे राज्य में चल सकेगी, जबकि सिटी बस सेवाएं 50% यात्रियों के साथ चलेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश कोविड मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तरें तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के 75 जिलों में कोविड मरीजों के लिए सभी सुविधाओं के साथ बिस्तर उपलब्ध हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अस्पतालों में इन बिस्तरों की 3 श्रेणियां स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 बनाई गई हैं। लेवल 1 श्रेणी के अस्पतालों में मरीज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं लेवल 2 के अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ ही कुछ संख्या में वेंटिलेटर भी मौजूद रहेंगे। लेवल 3 के अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ ही आईसीयू और डायलिसिस की सुविधा भी गंभीर मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में एक टेस्टिंग लैब जल्द से जल्द स्थापित करने के साथ ही प्रतिदिन की जाने वाली जांचों की संख्या को इस महीने में बढ़ाकर 20,000 तक ले जाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 378 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में अब तक कुल मामलों की संख्या 8,075 हो गई है, जिसमें से 3,015 एक्टिव मामले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 242 नए रोगियों का पता चला है। इसके साथ ही इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,807 हो गई है। किसी एक दिन में संक्रमित लोगों की ये सबसे बड़ी संख्या है। 1,520 रोगियों को अब तक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 2,264 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना वायरस की पुष्टि वाले अधिकतर रोगी महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात से लौटे लोग हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 40% हो गई है। 2,627 प्रवासी कामगारों में अब तक पॉजिटिव मामले उजागर हुए हैं। इसे देखते हुए घर घर जाकर सभी कामगारों का स्वास्थ्य सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला अंतिम चरण में है, इसलिए 15 जून तक ही ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर काम करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के दौरान बैंक खुले होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के बैंकों में आना एक कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में 651 बैंक सखी यानी बैंक सहयोगियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी ग्रामीण पैसे के लेन देन सहित घरों में ही बैंकिंग सुविधा मिलने पर खुश हैं। मध्य प्रदेश में 2,87,000 से अधिक स्व सहायता समूहों से 32,27,000 महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों की पढ़ी लिखी महिलाओं या उनकी बेटियों को बैंक सखी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा गया है। बैंक सखी अनीता नागडिया ने कहा कि हम किसान सम्मान निधि, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं की राशि दे रहे हैं। मैं गाँव जाके बैंक सखी का काम करती हूँ, घर घर जाके पेंशन, जनधन और किसान सम्मान निधि के पैसे निकालती हूँ, ताकि गाँव के लोगों को बैंक तक न आना पड़े और उनको बैंक की सुविधाएं घर पे मिलती रहे। ग्रामीण शंभूलाल सोलंकी ने कहा कि घरों तक पहुंची बैंकिंग सुविधा से बैंकों में भीड़ भी कम हुई है। ये जो बैंक सखी है ना, ये सरकारी योजनाओं के पैसे वो घर पे आके निकाल देती है। इससे हमको बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, भीड़ बढ़ा के इलाके से वो बच जाते हैं। लॉकडाउन अवधि में अब तक बैंक सखियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 62 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि संबंधित खातेदारों तक पहुंचाई गई है। इसके लिए प्रदेश में 651 बैंक सखियों द्वारा 3,34,000 बैंक ट्रांजैक्शन किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हरियाणा में कल 168 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,091 हो गई है। 77 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 1,048 हो गई है। नए मामलों में 97 गुरुग्राम और 28 फरीदाबाद से हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,023 है।
केरल में कोविड-19 महामारी के बीच नया शैक्षिक वर्ष आरंभ हो रहा है, जिसमें अध्ययन अध्यापन का पूरा कार्य ऑनलाइन होगा। राज्य के स्कूलों में पढ़ रहे 45 लाख विद्यार्थी टेलीविजन और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई आरंभ करेंगे। राज्य में कॉलेज भी आज से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण अनेक राहतों के साथ आज से आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 से लड़ाई में सावधानी बरतें, लापरवाही न करें। रेल विभाग देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। समुद्र सेतु अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर कोलंबो से आज शाम रवाना होगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों से 14 से अधिक उड़ानों से 2000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। और मौसम विभाग ने तटीय महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात की चेतावनी जारी की। नौसेना का पोत आईएनएस जलाश्व आज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरन के लिए रवाना होगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत श्रीलंका में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ये पहला समुद्र सेतु अभियान है। जहाज में सुरक्षित दूरी के पालन का ध्यान रखा जा रहा है और चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नौसेना के जहाजों से मालदीव की राजधानी माले से 1488 भारतीयों को कोच्चि लाया जा चुका है। माले से ही आईएनएस जलाश्व से शुक्रवार को 700 अन्य भारतीयों की वापसी के लिए तैयारियां भी जोरों पर है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवधि के दौरान सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सीखो और कमाओ तथा नई मंजिल योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। इन योजनाओं की 50% से अधिक लाभार्थी लड़कियां हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित हजारों स्वास्थ्य सहायक कोरोना रोगियों के उपचार में सहयोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश भर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और रोजगार परक गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इनमें शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य परियोजनाएं, शौचालय और पेयजल सुविधाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने देश भर के विभिन्न स्थानों में आयोजित हुनर हाट के माध्यम से हुनर के उस्ताद, दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, खानसमों को मौका और बाजार मुहैया कराया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख और मुस्लिम समुदाय के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति दी गई है। इनमें 50% लाभार्थी छात्राएं हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी की गतिविधियों में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जो राजनयिक मिशन के सदस्यों के दर्जे के अनुरूप नहीं थीं और इसलिए दोनों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है और उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि पाकिस्तान के उपराजदूत को एक आपत्ति पत्र जारी किया गया है जिसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ पाकिस्तान उच्चायोग के इन अधिकारियों की गतिविधियों के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। उनसे कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके राजनयिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए या उसे अपने राजनयिक दर्जे के अनुपयुक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर में चक्रवाती तूफान के मद्देनजर 4 जून के लिए तटीय महाराष्ट्र और गुजरात को लाल रंग की चेतावनी जारी की है। उत्तर और दक्षिण गुजरात के तटों के समीप अरब सागर में गए मछुआरों को लौटने और 4 जून तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा कि इस समय पूर्व मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अगले 12 घंटों के भीतर इसके और अधिक गहराने तथा अगले 24 घंटे में चक्रवाती रूप लेने की संभावना है। कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात का पहला चरण है। मौसम विभाग चक्रवात की तीव्रता के अनुसार हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग की सांकेतिक चेतावनी जारी करता है।
मौसम विभाग दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए दूसरा पूर्वानुमान जारी करेगा। विभाग हर वर्ष 2 चरणों में पूर्वानुमान जारी करता है। पहले चरण का पूर्वानुमान अप्रैल में और दूसरे चरण का जून में जारी किया जाता है। पहले चरण के पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की बात कही थी। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 21 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 29 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 29 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू में तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान मोटे तौर पर साफ रहेगा, हालांकि शाम के आसपास हल्के बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में तापमान 12 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने और गरज के साथ वर्षा होने या धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। उधर गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ गरज के साथ छींटे पड़ने या वर्षा होने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। समाचार डेस्क से कुमार राधारमण। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद सभी को अपने सामान्य जीवन में लौटते समय अधिक सावधान रहना होगा। हर लोगों ने दिमाग में ये डाल लेना है, सरकार ने ढील दी, ये समझ के ढील दी है कि जो आदमी बाहर निकलेगा वो सारे एहतियात बरतेगा। अभी भी कोरोना वायरस तो गया नहीं है। हर इंसान ने ये सोचना है, अगर समाज में ये फैलने नहीं देना है बीमारी, तो हमको खुद को मास्क पहन के बाहर निकलना पड़ेगा, 2 गज की दूरी रखना पड़ेगा। अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने हाथ और मुंह दोनों का संबंध जितना हो सके उतना टालना है और हाथ साफ करते रहना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4 जून को होने वाली अपनी वर्चुअल बैठक से पहले समोसों की तस्वीर साझा करते हुए कहा है कि वो श्री मोदी के साथ इस स्नैक को खाना पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर श्री मॉरिसन को जवाब देते हुए कहा कि दोनों देश हिंद महासागर से जुड़े हैं और भारतीय समोसे से एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे तब एक साथ समोसे का आनंद लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वो श्री मॉरिसन के साथ होने वाली वीडियो बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु के इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि ये विश्वविद्यालय कोरोना से उबरने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री का स्वप्न साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। जाने माने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ने लोगों से सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना वायरस कोविड-19 नामक महामारी के बीच में, और अगर हमें अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखना तो हमें एक साथ मिलकर कुछ करना है। तो केवल अपनी ही नहीं, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए हमें इन कुछ चीजों का पालन करना है। हमारा एक छोटा कदम अनगिनत जिंदगियों को बचा सकता है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान कल रात सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ा। फ्लोरिडा में केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से इसका शनिवार को ऐतिहासिक प्रक्षेपण किया गया था। इस अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग की शुरुआत हुई है।
एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 19 घंटे की यात्रा के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेंकन और डग हर्ले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर सफलतापूर्वक उतर गए हैं। परिक्रमा प्रयोगशाला में पहले से उपस्थित नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टोफर कैसिडी और रूस के अंतरिक्ष यात्री अनातोली इवानिशिन और इवान वैगनर ने उनका स्वागत किया। आज विश्व दुग्ध दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि आज का दिन वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करता है और डेयरी क्षेत्र के योगदान को याद करता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूध उत्पादन का हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमूल जैसे ब्रांड की सफलता ने सिद्ध कर दिया है कि दुग्ध उत्पादन ने किस प्रकार किसानों की आय में बढ़ोतरी की है और देश में पौष्टिकता का संवर्धन किया है। श्री नायडू ने भारत को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के लिए सभी मेहनती किसानों और विशेष रूप से महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि मोबाइल फोन सेवा का नंबर 11 अंकों का करने की सिफारिश की गई है। ट्राई ने कहा है कि ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं और मोबाइल फोन नंबर और बेसिक फोन नंबर की उपलब्धता के संबंध में उसकी सिफारिशों को गलत ढंग से पेश किया गया है। ट्राई ने कहा है कि मोबाइल फोन सेवा के लिए 10 अंकों की नंबर प्रणाली जारी रहेगी। ट्राई ने कहा है कि 11 अंकों के फोन नंबर के सुझाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। जी हाँ बिंदु, अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर डालें तो आज से पूर्णबंदी खुलने के पहले चरण की शुरुआत अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, अनलॉक 1 में आज से रफ्तार भरेंगी 200 ट्रेनें, सीटों के बराबर होंगे यात्री, 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संवाद को हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, देश अब खुल गया है, ज्यादा सतर्क रहें। भारतीयों की संकल्प शक्ति ने बहुत बचाया है। प्रवासियों के पलायन पर पंजाब केसरी का शीर्षक है, गांव और कस्बे आत्मनिर्भर होते तो समस्या नहीं होती, देशवासियों की सेवा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर जनसत्ता का कहना है, 24 घंटे में 8,380 मामले, सबसे अधिक बढ़ोतरी। संक्रमण में भारत 7वें स्थान पर, एक महीने में 442% से अधिक बढ़े मामले। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नहीं माना नेपाल, नया नक्शा संसद में पेश किया, नए नक्शे में 395 वर्ग किलोमीटर भारतीय इलाका। भारत ने साफ कहा, नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का करना चाहिए सम्मान। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी पर जनसत्ता लिखता है, भारत ने कहा पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच कोई हिंसा नहीं। सेना ने पूर्वी लद्दाख में टकराव के वीडियो को खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब नए ऑर्डर से निराश क्षेत्र में दिखने लगी जान, जून के बाद हालात और सामान्य होने की उम्मीद। पुराने लंबित ऑर्डर की डिलीवरी में 50% तक की तेजी आई। अमर उजाला का कहना है, पाकिस्तानी उच्चायुक्त के 2 अफसर समेत 3 जासूसी करते पकड़े गए, तीनों निष्कासित, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। दैनिक जागरण की खबर है, गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान का खतरा, रेड अलर्ट। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र 3 जून तक ले सकता है तूफान का रूप, 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण अनेक राहतों के साथ आज से आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 से लड़ाई में सावधानी बरतें, लापरवाही न करें। रेल विभाग देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। समुद्र सेतु अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। INS जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर कोलंबो से आज शाम रवाना होगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों से 14 से अधिक उड़ानों से 2000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। और मौसम विभाग ने तटीय महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।